तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आदित्य वाईटी जी का। ये लिखते हैं कि सर आपका यूपीएस नेम कौन सा है जो टीवी में कनेक्ट किया है। आदित्य वाईटी जी, मेरे पास में आईबॉल निरंतर 621 VA यूपीएस है जो करीब मैंने 9 साल पहले परचेस किया था स्नैपडील से और 1600 रुपीज़ में ही मैंने वो परचेस किया था। आज तक वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें एक भी सिंगल कोई कमी आज तक नहीं आई है। इवन मैंने उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें किए, उसके बाद भी वो अभी तक परफेक्टली वर्क कर रहा है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। और करीब 9 साल में करीब 4 बार मुझे उसमें बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है, तो बैटरी ज़रूर मैंने उसमें रिप्लेस की है। तो आई बॉल निरंतर 621 VA ये उसका पूरा नेम है। हालांकि ये मॉडल आसानी से मिल नहीं पाता है, शायद ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आप ट्राई कर लें कि अगर ये आपको मिल जाए या फिर आई बॉल का ही आप एक दूसरा कोई यूपीएस भी ले सकते हैं। आईबॉल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं। मेरा जो ये यूपीएस है वो 9 साल से अभी तक काम कर रहा है। इस यूपीएस पे मैंने एक 55 इंच का एलईडी टीवी कनेक्ट किया हुआ है, एक सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट किया हुआ है, एक साउंड बार कनेक्ट किया हुआ है, एक डुअल बैंड वाईफाई राउटर कनेक्ट किया हुआ है और एक फाइबर मॉडेम है जो कि राउटर से कनेक्टेड है, तो वो भी मैंने इस यूपीएस पे ही कनेक्ट किया हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें कनेक्ट करने के बाद भी ये परफेक्टली वर्क करता रहता है और करीब 12 to 15 मिनट का बैकअप इस पर मिल जाता है जब इसकी बैटरी न्यू कंडीशन में होती है। और करीब 4-5 महीने बाद जो है थोड़ी सी बैटरी इसकी बैकअप जो है वो कम देती है, फिर भी करीब 6 से लेकर 7 मिनट का बैकअप मिल जाता है। इतना बैकअप तो आराम से मिल जाता है कि जो हमारी सोसाइटी का पावर बैकअप है वो आ जाता है, करीब 1 मिनट के अंदर ही आ जाता है, 30-40 सेकेंड में ही आ जाता है। तो इतनी देर जो है वो इजीली इसको हैंडल सब चीज़ों को कर लेता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शोभित सिंह जी का। ये लिखते हैं कि शुड बी बाई ओलेड डिस्प्ले और नॉर्मल एलईडी डिस्प्ले लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, डज ओलेड हैज शॉर्टर लाइफ। शोभित जी, डेफिनेटली जो ओलेड डिस्प्ले होती हैं उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है आईपीएस और वीए पैनल के कंपैरिजन में। और ऑफिस यूज़ के लिए आप लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप ओलेड डिस्प्ले वाला लैपटॉप परचेज ना करें, क्योंकि ऑफिस में आपको सारा दिन उस पर काम करना पड़ेगा, सारा दिन उसको ऑन करके रखना पड़ेगा। ऐसे में उसकी जो लाइफ है और कम हो जाएगी और अगर एक बार वो पैनल ख़राब हो गया उसको रिप्लेस कराने की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो ऑफिस यूज़ के लिए तो आप बिल्कुल भी इसे परचेज ना करें। ओलेड डिस्प्ले वाले लैपटॉप बेटर रहेगा कि आईपीएस पैनल या फिर वीए पैनल वाले लैपटॉप आप ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जयदेव दवे जी का। ये लिखते हैं कि एक और क्वेश्चन है सर, अगर मैं मेरे दोस्त जिसके पास जीएसटी नंबर है उनके नाम पे टीवी को बाई करूं और जीएसटी का फायदा मिल सकता है, कोई टेक्निकल आधार प्रॉब्लम हो सकती है? जयदेव दवे जी, बिल्कुल आप किसी भी अपने फ्रेंड के जीएसटी नंबर पे कोई भी लैपटॉप, टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन बाई कर सकते हैं। अमेजोन और पे और फ्लिपकार्ट पे देखेंगे उस पर मेंशन किया गया होता है जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल। तो जिस भी प्रोडक्ट पे वहाँ पर मेंशन किया गया है जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल, तो वो चीज़ आप परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस जो उसका इनवॉइस होगा वो आपके फ्रेंड के नाम में ही मिलेगा, या फिर अगर उनका कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, किसी फर्म के नाम पे रजिस्टर्ड है जीएसटी नंबर, तो उस फर्म के नाम पे और कंपनी के नाम पे ही वो जो उसका इनवॉइस है वो आपको मिलेगा। वो उसे अपनी एसेट्स में दिखा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका जो जीएसटी है वो क्लेम कर लेंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और शायद मुझे अभी कंफर्म पूरी तरीके से नहीं है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल जो आने वाला है उससे ये जो चीज़ है वो बंद होने वाली है। शायद मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि जो इस तरीके की चीज़ें हम परचेज़ करेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका जीएसटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये लैपटॉप परचेज़ किया हुआ है करीब 80,000 रुपीज़ का, तो वो मैंने ऐसे ही परचेज़ किया है और उसका जो जीएसटी क्लेम था वो ले लिया गया था। अगर आप किसी के जीएसटी नंबर पे अमेजोन से कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर उन्हें बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सेलिंग करने के लिए नहीं, वैसे ही परचेजिंग करने के लिए बिजनेस अकाउंट वहाँ पर उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा अपने जीएसटी नंबर से। उसके बाद ही उनको जीएसटी इनवॉइस मिलेगा।
और फ्लिपकार्ट पे ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट पे किसी भी आईडी से परचेज किया जा सकता है और किसी का भी वहाँ पे जीएसटी नंबर दिया जा सकता है। तो फ्लिपकार्ट पे कोई बिजनेस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेजोन पे आपको बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पप्पन ठाकुर जी का। ये लिखते हैं कि वेस्टर्न 32 इंच टीवी कैसा रहेगा? A+ पैनल है, डुअल बैंड वाईफाई है, HDR10 है, HLG है, 11,999 प्राइस है, डिस्काउंट लगाकर 10,800 का हो जाएगा। अभी लॉन्च हुआ है, केविन एशिया का ब्रांड है। पप्पन ठाकुर जी, वेस्टर्न वैसे काफी पुराना ब्रांड है, पहले इनके CRT टीवी आया करते थे, CD प्लेयर DVD प्लेयर भी इनके आया करते थे। यहाँ पर जो ये वेस्टर्न 32 इंच का टीवी मॉडल है तो ये मेरे पास आ चुका है और अभी टेस्टिंग मोड पे है। जल्दी ही इसका वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ये टीवी कैसा है, बाई करना चाहिए या बाई नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं भौमिक बावरिया जी का। काफी बड़ा इनका क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने सैमसंग AU9070 मॉडल परचेज किया था करीब 6 महीने पहले। ये अपने रेसिडेंस की शिफ्टिंग कर रहे थे, उस दौरान इनके टीवी का जो पैनल है वो गलती से डैमेज हो गया। इनका कहना है कि बाहर से कोई स्क्रैच नहीं दिख रही है, बाहर से कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब टीवी को ऑन करते हैं तो डैमेज वहां पे एक साइड में कॉर्नर पे नजर आता है, बाकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनका कहना है कि इन्होंने इफ्को टोक्यो से इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो क्या ये डैमेज इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो पैनल को रिप्लेस कराने की कॉस्ट कितनी आएगी? तो भौमिक बावरिया जी, देखिए, जब टीवी का पैनल डैमेज होता है तो बाहर से आपको वो बिल्कुल इंटैक्ट ही नजर आता है, बाहर से आपको बिल्कुल भी वो डैमेज नजर नहीं आएगा, कोई भी स्क्रैच आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनली वो थर्मल क्रैक होता है। जो भी पिक्सल्स के स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर एक पोलराइज्ड फिल्म की लेयर लगी होती है, काफी मोटी सी वो लेयर होती है। तो जब टीवी का पैनल डैमेज होगा तो वो प्लास्टिक की बेसिकली एक पॉलीथीन टाइप की होती है, तो वो अंदर से तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन बाहर से वो जो उसकी पोलराइज फिल्म है, एक लेमिनेशन टाइप की आप मान लीजिए, वैसी वो होती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो डैमेज है वो नज़र नहीं आता है। अगर आप उस पर हाथ रख के देखेंगे तो भी नज़र नहीं आएगा, जब टीवी को आप ऑन करेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ डैमेज हुई है, तो इसलिए आपको बाहर से नज़र नहीं आएगा। आपने यहाँ पर जो इंश्योरेंस लिया हुआ है इफ्को टोक्यो से, तो उसका क्लेम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स कंडीशन वहाँ पर आपकी इसकी पॉलिसी में दी गई होंगी। तो वहाँ पर आप देखिए कि शिफ्टिंग के दौरान अगर डैमेज हुआ है या किसी भी रीजन से डैमेज हुआ है तो उसका क्लेम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो तो आपकी पॉलिसी पे ही डिपेंड करता है क्या वहाँ पर टर्म्स कंडीशन दी गई हैं। और अगर आपको रिप्लेस कराने की ज़रूरत इसकी पड़ती है पैनल की, तो इसमें काफ़ी खर्चा आपका होने वाला है। आपने यहाँ पर स्क्रीन साइज़ मेंशन नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 43 इंच का टीवी है तो आप मानकर चलिए करीब 30,000 के आसपास इसका खर्चा हो सकता है। और अगर ये 55 इंच का टीवी है तो आप करीब मानकर चलिए 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास में इसका खर्चा हो सकता है। तो एक बार अपनी जो टर्म्स कंडीशन आप देख लीजिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की, अगर उसमें कवर ये हो जाता है तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं IM वर्ष जी का। तो ये लिखते हैं कि सर मेरे LG रिमोट में सेल बहुत पीता है, सेल एक दिन भी नहीं चलते, कोई सॉल्यूशन प्लीज। वर्ष जी, जो LG का मैजिक रिमोट है डेफिनेटली वो बैटरी काफ़ी ज़्यादा खाता है, काफ़ी जल्दी उसके जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए बेटर रहेगा कि आप जो रिचार्जेबल बैटरी आती है वो आप परचेज कर लें। आई थिंक 150 रुपीज़ में आपको दोनों दो बैटरी मिल जाएंगी और उसका एक चार्जर भी आप परचेज कर लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसको एक बार फुल चार्ज आप कर लेंगे तो करीब 1 से लेके 1.5 महीने तक वो आराम से चल जाता है, काफ़ी ज़्यादा चलता है वो। तो वो बेटर रहेगा। मैं भी अपने LG रिमोट के साथ में रिचार्जेबल सेल ही यूज़ करता हूँ। आपको उसका चार्जर भी परचेज करना पड़ेगा। मैंने उसका चार्जर परचेज नहीं किया था क्योंकि मेरे पास में पावर बैंक पड़ा हुआ था, तो उस पावर बैंक की हेल्प से मैंने उसका चार्जर बना लिया। मोबाइल के जो चार्जर है उससे ही वो चार्ज हो जाते हैं। तो रिचार्जेबल सेल आप परचेज कर लें तो बेटर रहेगा। तो मेरे पास में एक ये NEC ब्रांड का पावर बैंक था, बेसिकली ये ख़राब हो गया था, इसकी जो बैटरी थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसको मैंने ये वाले सेल चार्ज करने के लिए बना लिया। जो ये वॉल क्लॉक में सेल लगते हैं, फिर रिमोट में भी इसको हम लगाते हैं। तो इसकी जो बैटरी थी वो मैंने निकाल दी, इसका सर्किट मैंने यहाँ पर जो था वो इसी तरीके से लगा हुआ था, वो उसको मैंने यूज़ किया। और ये जो चीज़ है वो तो मैंने एक अपने बच्चे का एक टॉय पड़ा हुआ था ख़राब, तो उसमें से निकाल कर मैंने कट करके और इसमें मैंने लगा लिया, और इससे जो है ईज़िली ये वाले जो सेल हैं वो चार्ज हो जाते हैं। और ये यहाँ पर इस तरीके से लग जाता है, ये हम सेल यहाँ पर लगा लेते हैं और जो हमारे मोबाइल का चार्जर है सिंपली उससे ये चार्ज हो जाता है। जैसे हम पावर बैंक चार्ज करते हैं तो वैसे ही ये चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट इसमें जलना शुरू हो गई है, तो हमारी जो ये सेल है वो यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं।
तो यहाँ पर जो ये लाइट है अभी ब्लू है और जब ये सेल फुल चार्ज हो जाएंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाती है। तो आपके पास में भी अगर इस टाइप का कोई पावर बैंक पड़ा हुआ है तो आप इसका जो चार्जर इस तरीके से बना सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अमित पटेल जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर क्या आईपीएस पैनल की लाइफ वीए पैनल से ज्यादा होती है? क्या सैमसंग वीए पैनल होने के कारण एलजी से जल्दी खराब हो जाते हैं? अमित पटेल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीएस पैनल की लाइफ ज़्यादा होती है या फिर वीए पैनल की लाइफ ज़्यादा होती है या फिर वीए पैनल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि पैनल की क्वालिटी क्या है। अगर अच्छी क्वालिटी के पैनल हैं, अच्छे कंपोनेंट्स उनको बनाने में यूज़ किए गए हैं, अच्छा मटेरियल उनको बनाने में यूज़ किया गया है, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ ज़्यादा होगी, चाहे वो आईपीएस पैनल हो या फिर वीए पैनल हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सैमसंग का वीए पैनल है वो एलजी के आईपीएस पैनल से जल्दी खराब हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं ई होम ट्यूटर्स गाजियाबाद जी का। ये लिखते हैं कि डियर सर, मेरे पास एक 32 इंच का एलईडी टीवी है जो कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से जुड़ा हुआ था। शायद एक दिन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ने ज़्यादा वोल्टेज दे दी जिसके कारण एलईडी टीवी में आवाज़ तो आ रही है परंतु फोटो नहीं आ रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताइए। ई होम ट्यूटर्स जी, हो सकता है कि ये स्टेबलाइजर की वजह से ना हो, बैकलाइट टीवी की किसी भी रीज़न से ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रिप लगी हुई होती है उसमें छोटे छोटे एसएमडी एलईडी बल्ब लगे हुए होते हैं। तो उसमें से एक एसएमडी बल्ब भी अगर ख़राब हो जाएगा तो पूरा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसकी वजह से जो है उसकी बैकलाइट टीवी की बंद हो जाती है। तो आप किसी भी एलईडी टीवी मैकेनिक को दिखा लें, वो उस एक एसएमडी बल्ब को भी रिप्लेस कर सकते हैं और उससे आपका जो टीवी है वो ठीक हो सकता है। अगर वो एक एसएमडी बल्ब को रिप्लेस करने से ठीक नहीं हुआ, नॉर्मली हो जाता है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो जो पूरी स्ट्रिप है वो वहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी। 32 इंच के टीवी में 3 स्ट्रिप लगी हुई होती हैं। तो आप किसी भी एलईडी टीवी मैकेनिक से चेक करवा लें, करीब 800-900 हज़ार रुपये तक उसमें खर्चा आता है। आपने यहाँ पर अपने आईडी में गाजियाबाद मेंशन किया हुआ है, आई थिंक आप गाजियाबाद में ही रहते हैं। तो सीमापुरी आपने सुना ही होगा, सीमापुरी, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, तो अगर ये आपके घर के आसपास में ही पड़ता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक एड्रेस दे दूंगा। सीमापुरी में एक मैकेनिक है एलईडी टीवी मैकेनिक, तो वो काफ़ी बढ़िया मैकेनिक है और वो आपके एलईडी टीवी की जो रिप्लेस कर देंगे जो भी स्ट्रिप होंगी, और करीब 1000 रुपये के आसपास आपको देना पड़ेगा इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस। और डिपेंड करता है कि कौन सी एलईडी स्ट्रिप उसके अंदर लगी हुई है, उसके हिसाब से हो सकता है कि 50-100 रुपये जो प्राइस है ऊपर नीचे हो जाए। तो आप मुझे बता देना, आप उनके पास में चले जाना, मेरे घर से भी काफ़ी पास में ही पड़ते हैं वो। तो उन्होंने मुझे करीब 1000 रुपये ही बताया था एक 32 इंच की एलईडी टीवी स्ट्रिप को रिप्लेस करने का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हार्दिक जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ सर, आईपीएस और वीए पैनल दोनों में से हार्ड और मजबूत पैनल कौन सा है? मतलब कि अगर बॉल या टॉय या कोई चीज़ अगर पैनल पे लग जाए तो भी पैनल डैमेज ना हो, प्लीज़ रिप्लाई। हार्दिक जी, चाहे आईपीएस पैनल हो चाहे वीए पैनल हो, अगर उन पे कोई भी चीज़ लगती है, कोई बॉल या टॉय या कोई भी अदर चीज़ हिट करती है तो डेफिनेटली वो पैनल डैमेज हो जाएगा। आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें कि आईपीएस पैनल हार्ड होता है तो वो इस चीज़ से बच जाएगा। आईपीएस पैनल भी डैमेज हो जाता है और वीए पैनल भी डैमेज हो जाता है, उसका कोई भी फ़र्क टेक्नोलॉजी का बेसिकली डैमेज होने पे नहीं पड़ता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कार्तिक सूर्यवंशी जी का। ये लिखते हैं कि आई हैव परचेज सोनी X80J 55 इंच बट देयर इज नोटिसेबल आईपीएस ब्लीडिंग। I asked them for replacement but they are in denial of any issue with TV, but now they are agreed to replace the panel. Should I take the offer or stick with a replacement? कार्तिक सूर्यवंशी जी का कहना है कि उन्होंने सोनी X80J मॉडल परचेज किया था, उसके आईपीएस पैनल में कुछ बैकलाइट बीडिंग की प्रॉब्लम शो हो रही है। इन्होंने सोनी को बोला टीवी रिप्लेस करने के लिए, लेकिन सोनी जो है वो इसको कोई इशू नहीं मान रहा है, उसको नॉर्मल ही बता रहा है। लेकिन वो अभी सोनी जो है वो एग्री कर गया है कि हम टीवी का पैनल रिप्लेस कर देते हैं। तो इनका कहना है कि इन्हें टीवी का पैनल रिप्लेस करवा लेना चाहिए या फिर इन्हें सिर्फ टीवी के रिप्लेसमेंट के लिए ही सोनी के पीछे पड़ जाना चाहिए। तो कार्तिक जी देखिए, टीवी का पैनल रिप्लेसमेंट किया जाए या फिर पूरा ही टीवी आपको रिप्लेस करके दे दिया जाए, उसमें आईपीएस पैनल दिया गया है। तो जो टीवी का पैनल रिप्लेस किया जा रहा है हो सकता है कि उसमें अभी बैकलाइट बीडिंग का इशू आ जाए, या फिर अब आपको पूरा टीवी ही रिप्लेस करके दे दिया जाए, उसमें भी हो सकता है बैकलाइट बीडिंग का इशू फिर से आ जाए। तो एक बार आप अगर वो टीवी रिप्लेस करके नहीं दे रहे हैं तो आप टीवी के पैनल को रिप्लेस करवा लें, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आती है बैकलाइट बीडिंग की, फिर आप उसका रिप्लेसमेंट के लिए ना बोलें, फिर डायरेक्टली आप उनको बोलें कि आपको रिफ़ंड चाहिए, और रिफ़ंड अगर वो नहीं देते हैं तो फिर आप बोलना उनको कि कंज्यूमर कोर्ट में फिर इसके लिए वो केस करेंगे।
तो हो सकता है कि आपको फिर आपका जो रिफंड है वो मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।